हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के साथ 3 दिन बाद मिली हूँ और अब भी आप देख रहे होंगे मेरी हालत जो है, मेरा गला बिल्कुल चोक्ड है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2021 में जो पीजीटी के पेपर में जो लिटरेरी टर्म्स आए थे, 16 लिटरेरी टर्म्स आए थे, वो लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन और ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए, ये बात के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के से और करनी थी मुझे, जो मैं आपको बता दूँ। पहली बात, आप सबको आप लोग जब मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो मेरे ऊपर भी जब ऊटपटांग कमेंट्स आते हैं तो मुझ पर भी फ़र्क पड़ता है भाई। जैसे सब पे पड़ता है ऐसे ही मुझ पे ही पड़ता है। अभी इतना ज़्यादा तो कोई भाई ऐसा कोई भी नहीं होता कि जब जिस पे फ़र्क ना पड़ता हो, तो मुझ पे भी पड़ता है। तो मैंने अब एक चीज़ इसके लिए सोची, लेकिन इतना फ़र्क पड़े कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आप उल्टा सीधा बोलो। जो लोग चाहते हैं कि मैं ये करूं, रिएक्ट करूं, मैंने भी अपनी गलतियों से ये चीज़ सीखी है। मैं ओपनली एडमिट करती हूँ कि मैंने अपनी गलती से ये चीज़ सीखी है कि हर चीज़ पे रिएक्ट मुझे नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने अपने उसमें एक मेंबर जो है वो हायर किया है, जो जितने भी जो यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं उनमें जो अच्छे कमेंट्स होंगे वही मुझे बताए जाएंगे, और मैं जो अच्छे कमेंट्स पे जवाब जाएंगे वो मेरी तरफ से जाएंगे। जो उन पे लव का सिंबल जाएगा, उन पे अच्छे जो उनके जवाब वो पर्सनली मेरी तरफ से जाएंगे, जो भी अच्छे कमेंट्स हैं। और जो लोग मेरे पे घटिया कमेंट्स कर रहे हैं उनका जवाब मेरी टीम देगी। वो किस लेवल पर देगी ये वो जाने, मैं नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल, क्योंकि जो मैं कहती हूँ इससे पहले तक मैं ही दे रही थी। मैं अपने जवाब जो है, कभी मुझे वो कमेंट बताए जाते थे तो जो है मैं ही जवाब देती थी। लेकिन अब मैंने जो है परसों से वो एक व्यक्ति को रखा है और वही जो है वो इस चीज़ को जो है हैंडल करेंगे। अच्छे कमेंट्स मुझ तक ट्रांसफ़र होंगे जिन पे जवाब मुझे देने हैं, और जो बुरे कमेंट्स होंगे उस पर वो जवाब देंगे, और जो है वो जिस हद तक भी जवाब देंगे वो उन्हें देना है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये देखी है कि कोई ऐसे चैनल वाले यहाँ पर आ रहे हैं जिनको ये पता है कि ये बहुत जल्दी जो है किसी भी बात पर उखड़ जाती है। तो मुझे भी आपकी मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ गई है। कई ऐसे चैनल वाले आ रहे हैं मेरे यहाँ पर जिनके 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 133 सब्सक्राइबर्स हैं, और वो मेरे अच्छे खासे वीडियोस पर आकर घटिया कमेंट्स करते हैं, जिससे कि मैं उनके चैनल को यहाँ पर दिखाऊं और उस पर जो है बोलूँ कि भाई इस फला ने मेरे पे कमेंट करा। और एक ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर किसी के आप दिखा रहे हैं तो लोग उसको सर्च जरूर करेंगे, और कुछ नहीं तो उसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे। देखिए ऐसा है, ये घटिया स्ट्रैटेजी जो आपने सोचा था, अब मैं किसी को फ्री की पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। मैं जिस काम के लिए हूँ वही काम करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। दूसरी बात यह है, अगर आपको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो ये फ्री की पब्लिसिटी की जगह आप अपना काम कीजिए। मेरे भी कभी 100 ही सब्सक्राइबर्स थे जो आज 1 लाख पहुंचने वाले हैं। मेहनत करके जो है वो यहाँ तक पहुंची हूँ। इतना प्यार मिला है मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से जो मुझे वाकई में बहुत प्यार करते हैं। तो आप भी ऐसे ही पहुँचिए। फालतू में मेरे पे घटिया कमेंट करके मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। आपको आपके घटिया कमेंट्स का जवाब मेरी टीम देगी। मैं अगर और भी घटिया कमेंट करेंगे तो मेरे लीगल एडवाइज़र देंगे। मैं कुछ कोई जवाब नहीं दूंगी, ठीक है जी। तो ये घटिया तरीके छोड़ दीजिए कि अपनी सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में मेरे चैनल पे आइए। और ये चीज़ भी मैंने अपने उनसे ही सीखी है। गलतियां करके इंसान सीखता है। मेरे भी थे कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, तो लोगों को वो चीज़ पता थी कि इनके चैनल पर आकर सबसे ज़्यादा लोकप्रियता पाई जा सकती है। अब मैं वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये चीज़ आप लोगों ने ही सिखाई है कि बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। ये आप ही लोगों ने मुझे सिखाया है और मैं इस बात के लिए आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और इसी चीज़ की वजह से ही, क्योंकि हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ बुरा सबको लगता है, तो मैं वो चीज़ है, किसी की कूड़ा मैं क्यों रखूँ, वो नेगेटिविटी मैं रखूँगी ही नहीं। ठीक है, जिसकी नेगेटिविटी भाई तू ही रख, मेरे तक वो नेगेटिविटी अब पहुँचेगी भी नहीं, क्योंकि वो साफ इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि किसी का भी कितना भी घटिया कमेंट क्यों ना हो मेरे बारे में, आप कितना भी घटिया कमेंट क्यों ना करें, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि मैंने अब फ़िल्टर लगा दिया है उस पर। मुझ तक वो घटिया कमेंट अब नहीं पहुँचेगा।
ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ है, अब वो सस्ती लोकप्रियता पाने वाले कहीं और जाके सस्ती लोकप्रियता पाए, मेरे चैनल से आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो चलिए ये थी ये वाली बात, एंड थैंक यू वेरी मच, मेरे व्यूअर्स के द्वारा ही मुझे ये चीज़ जो है सिखाई है, उन लोगों ने ही। अब लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी, जो आज मैं आप लोगों के लिए लिटरेरी टर्म्स लेकर आई हूँ। ये पीजीटी 2021 के जो है अब लिटरेरी टर्म्स हैं। 16 क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमने लिए हैं। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। दोज हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन, क्योंकि कुछ ही दिन और हैं, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरा एक अपना वो रहता है कि मुझे कितने स्टूडेंट्स लेने, फिर मैंने बंद कर दूंगी। तो जो अभी लेना चाह रहे हैं 3-4 दिन में वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये बंद हो जाएंगे, फिर ये ऐड भी नहीं आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following ages witnessed epic form of poetry at its peak? कि इनमें से ये पूछा गया है एपिक फॉर्म, ये 2021 का कोई पेपर है, कि एपिक जो है वो कौन सी एज में बिल्कुल जो है पीक पे थे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एपिक जो होता है, एपिक मतलब महाकाव्य, किसी हीरो के एडवेंचर्स के बारे में लिखा जाता है, जैसे ओडिसी है और जो है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है। अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा, अब जैसे मैंने अभी होमर के बारे में बात करी, होमर का ओडिसी है, तो आप ये देखिए कि ये एपिक सबसे ज़्यादा जो पीक फॉर्म पे थे ये क्लासिकल एज में, यानी कि रोमन एंड ग्रीक एज जो थी, इस एज में ये बिल्कुल टॉप पर थे। तो इसका आंसर है क्लासिकल एज। द आंसर इज क्लासिकल एज। Now the next question is, ये क्या हुआ? Which of the following figure of speech is used in the sentence I have read all of Milton? अब आपको मैं बताऊं कि जब किसी व्यक्ति के, किसी राइटर के वर्क्स की जगह उसका नाम लिया जाता है तो उसे कहते हैं मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। जब हम नाम चेंज, आई हैव ड्रिंक बॉटल्स, जिस कंटेनर में चीज़ रखी जाती है, जब उस कंटेनर को बोला जाता है, ड्रिंक का नाम नहीं लिया जाता है, नाम चेंज कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मेटोनमी। यहाँ मेटोनमी इसलिए है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क्स ऑफ मिल्टन। मिल्टन को कोई कैसे पढ़ सकता है? वर्क्स ऑफ मिल्टन। तो यहाँ आएगा द आंसर इज मेटोनमी। काइंडली पार्डन मी फॉर माई सोर थ्रोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये चेंज क्यों हो जाता है, मुझे स्लाइड शो बिना बंद के ये देखा, पता नहीं ये कुछ शायद कुछ बग है या प्रॉब्लम है, तो मैं स्लाइड शो बिना चलाए ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। इक्विवोक क्या होता है? इक्विवोक का मतलब होता है, इक्विवोक मीन्स होता है टू और मोर देन टू मीनिंग्स। तो इक्विवोक मीन्स होता है टू और मोर देन टू मीनिंग्स, तो इसे पन कहते हैं। पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अ लाइब्रेरी हैज, दिस लाइब्रेरी हैज मैनी स्टोरीज। अब अगर मैं इसमें बोलती हूँ दिस लाइब्रेरी हैज मैनी स्टोरीज, तो इसमें जो स्टोरीज वर्ड है इसमें पन है। पहला स्टोरीज है मंजिल, दूसरा है कहानियाँ। तो दिस लाइब्रेरी हैज़ मैनी स्टोरीज़, कि इस लाइब्रेरी में बहुत सारी मंजिलें हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इक्विवोक का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ पन। तो स्पेशल टाइप ऑफ पन को बोला जाता है इक्विवोक। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी को माना जाता है कि सबसे उच्च स्तर का जो है वो वर्क होता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की फीलिंग्स होती हैं भाई, जो ट्रेजेडी से कैथार्सिस उत्पन्न होता है, यानी कि पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स। जो ट्रेजेडी की दो फीलिंग्स हैं, पिटी एंड फियर, ये किसने कहा है? ये कहा है एरिस्टोटल ने कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ये एरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजेडी एक एक्शन का इमिटेशन है जो सीरियस होता है और इसमें मैग्नीट्यूड होता है। There are some statements given below
इन रेफरेंस विद द टर्म प्रोसडी फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक्चुअली सबसे पहले अगर हम समझें तो प्रोसडी होती क्या है? प्रोसडी का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, यानी कि वर्सिफिकेशन की स्टडी जिसमें मीटर, राइम, पैटर्न को पढ़ा जाता है। तो इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोइट्री, बिल्कुल सही है। इट डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर, राइम एंड स्टैंजा फॉर्म्स, ये भी सही है। इट ऑल्सो स्टडीज फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, AMH एब्राहम्स में लिखा हुआ है कि स्पीच साउंड्स यानी कि एलिट्रेशन, एसोनेंस, यूफनी, इनको भी जो है इसमें जो है लिया जाता है। तो एक तरीके से ये फिगर्स ऑफ स्पीच में जो स्पीच साउंड्स होते हैं उन्हें लेती है, लेकिन सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को नहीं लेती है। शायद इसलिए आयोग ने इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला जो है गलत माना है कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच को भी स्टडी करती है। रिटोरिक में आती है फिगर्स ऑफ स्पीच, लेकिन ये अभी प्रोसडी भी ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन है। स्टेंजा फॉर्म्स पढ़े जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें जो स्पीच साउंड से संबंधित फिगर्स ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, एसोनेंस, यूफनी, वो भी इसमें पढ़ी जाती है। MH एब्राहम्स की बुक में ये मेंशन्ड है, लेकिन सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इस पे लिए नहीं आती हैं। तो इसीलिए इट ऑल्सो स्टडीज फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब कुछ को छोड़ के बाकी नहीं पढ़ी जाती इनमें। इट डज नॉट इंक्लूड स्टडी ऑफ स्पीच साउंड पैटर्न्स एंड इफेक्ट। ये इंक्लूड करती है प्रोसडी जो है, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, तो ये तो इंक्लूड करती है। तो तीसरा और चौथा जो है वो इसमें गलत है, तो ये जो है ये इसमें थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। सिक्स्थ, विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशंस and intrigues of gentlemen and ladies living in a polished society। एक ये जो कॉमेडी है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये बहुत पुरानी कॉमेडी ऑफ मैनर है। न्यू कॉमेडी उसमें माना जाता है, जो अरिस्टोफेन्स की न्यू कॉमेडी जो है में से लिया गया, ग्रीस की न्यू कॉमेडी में इसको लिया जाता था। बहुत ही पुराना जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसमें सोफिस्टिकेटेड जो लेडीज़ एंड जो जेंटलमैन होते थे उनकी फॉलीज़ को एग्जैजरेट किया जाता था, और उनका जो पॉलिश्ड उनके जो वेज थे उनका जो है वो मजाक उड़ाया जाता था। उसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है, यानी कि समाज की जो रिफाइंड वर्ग है उसके तौर तरीक़ों का मजाक उड़ाना। ये पॉलिश्ड फॉर्म में आई थी रेस्टोरेशन पीरियड में, लेकिन ये जॉनरा काफ़ी पुराना है, तो उसे ही कहते हैं दैट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Now the next one is, which of the following works do not belong to romantic poetry? इनमें से कौन सा वर्क रोमांटिक एज को बिलोंग नहीं करता? हाइपीरियन, that belongs to Keats. Lyrical ballads, Wordsworth. Christabel, that is Coleridge. The Wasteland, T.S. Eliot। ये जो तीन लोग हैं ये रोमांटिक एरा के हैं, और T.S. Eliot जो हैं वो मॉडर्न एज के हैं। T.S. Eliot जो है वो मॉडर्न एज के हैं, और इसीलिए वेस्टलैंड जो है वो रोमांटिक एज को बिलोंग नहीं करती। Which of the following is not held to be one of the four primary fluids to determine a person's physical condition and type of character? कॉमेडी ऑफ जो ह्यूमर है ये आया था बेन जॉनसन, जो कि एक एलिजाबेथन राइटर थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी में उपस्थित जो 4 फ्लूइड्स थे उन पर अपनी थ्योरी को बनाया था, कि जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से हो जाती है। ये है ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम। तो अब आप इसमें देखिए, सैंग्विस जो होती है वो उसकी प्रवृत्ति होती है। सैंग्विस मतलब प्रवृत्ति, सैंग्वाइन ब्लड से बनी हुई। तो सैंग्विस इज द टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन एंड नॉट द फ्लूइड। तो इसीलिए ब्लड, कॉलर, मेलंकली ये तीनों ठीक हैं, बट दिस टेम्परामेंट इज इनकरेक्ट, सैंग्विस। When a person has so much blood in his body, he becomes sanguis. So it's the name of a temperament and not the name of the humor of flute. Which of the following is the correct definition of alliteration? It is the use of a vague or equivocal expressions. नहीं, vague expressions नहीं होते। Contrast या opposition भी नहीं होता।
इट इज़ द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड। देखिए एलिट्रेशन में मतलब होता है कि रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स होते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल में, अलोन अलोन ऑल अलोन। तो जो है जब इसमें, तो ये जो है आपका जब सेम स्पीच साउंड रिपीट होता है इंटरवल्स पे तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो दैट इज द आंसर इज सी। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ आपको गंदी लग रही होगी बहुत, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस मीन्स होता है पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, यानी कि फीलिंग्स की क्लीनलीनेस। जब हम ट्रेजेडी देखते हैं एंड वी वीप थ्रू दोज इमोशंस, वी फील पिटी दैट दिस शुड नॉट हैपन विद दिस हीरो, वी फियर दैट दिस माइट नॉट हैपन विद अस। तो ये जो चीज़ होती है इसे पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स कहते हैं। ये एरर ऑफ जजमेंट इज हेमर्शिया। A catastrophe, purgation of excessive emotions of pity and fear, that is known as catharsis. Which of the following figures of speech involves a play upon words? शब्दों पर खेलना, तो उसे क्या कहते हैं? पन। जैसे इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। An ambassador is a man that lies abroad for his country। तो यहाँ पर लाइज वर्ड में पन है क्योंकि एक लाई का मतलब है झूठ बोलना और एक का मतलब है रहना। तो शब्दों पे खेलने को बोला जाता है पन, दैट इज पन। Which of the following statements is not true about a soliloquy? soliloquy का मतलब होता है, सॉली मीन्स अकेले एंड लोक्वा मीन्स होता है डायलॉग। जब स्टेज पे एक स्पीकर जो है वो आकर, एक कैरेक्टर आकर अपने इनर मोस्ट विचारों को बताता है और वहाँ आसपास कोई जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मगर ऑडियंस को सुनाने के लिए ही वो बोलता है, सो दैट ऑडियंस को ये पता चल जाए कि आगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड व्हाट वुड बी द जो है कोर्स ऑफ इवेंट्स, कि आगे जो है कोर्स ऑफ इवेंट क्या रहेगा। तो उसे soliloquy कहा जाता है। तो आप देखते हैं soliloquy इज अ स्पीच विच अ कैरेक्टर अलोन ऑन द स्टेज एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स बताता है, बिल्कुल सही है। इट इनेबल्स अ ड्रामेटिस्ट टू कन्वे डायरेक्टली टू एन ऑडियंस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये मैंने बताया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको soliloquy के माध्यम से ही मिलती है। इन अ soliloquy वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसेस एन इमेजिनरी ऑडियंस। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का है, soliloquy का नहीं है। तो यही इसमें गलत है। इसमें ऑडियंस भी असली होती है, स्पीकर भी असली होता है, इमेजिनरी नहीं होते हैं। Shakespeare's sonnet have the following features, find out correct statements। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे, बिल्कुल सही हैं। शेक्सपियर के 1 से लेके 126 तक मिस्टर WH को संबोधित हैं, इसमें यही पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें डार्क लेडी को संबोधित किया लिखा गया है, तो ये पॉइंट ही गलत है इसका। और कुछ पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही 1 से 126 तक है, ये पॉइंट इसका गलत है। राइम स्कीम उनकी जो है वो है, द राइम स्कीम ऑफ हिज सॉनेट्स आर AB CD CD EF EF GG। तो केवल और केवल जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट हैं और सेकंड वाला जो है वो गलत है। Which kind of plays were dramatized allegories of the life of man, his temptation and sinning and his quest for salvation? जो मॉरलिटी प्लेज होते थे, सॉर्ट ऑफ एलिगरी होते थे जिनमें जो कैरेक्टर्स थे उन्हें वाइसेंट एंड वर्चूज़ के कैरेक्टर्स दिए जाते थे लोगों को ये बताने के लिए कि कौन सा पाथ फॉलो करने पर उन्हें सल्वेशन मिलेगा और कौन सा पाथ फॉलो करने पर उन्हें हेल मिलेगा। तो ये एलिगोरिकल प्लेज जो होते थे मॉरलिटी प्लेज होते थे। तो दिस इज दैट इज मॉरलिटी प्लेज। Sensationalism and extravagant emotional appeal are the characteristics of which of the following dramatic form?
एकदम से सनसनी उत्पन्न करना, ये जो है इमोशंस का एक्स्ट्रावेगेंजा जिसमें हो, वो थे मेलोड्रामास। मेलोड्रामेटिक मेलोड्रामास जो होते थे जिनमें सनसनीखेज और जो इमोशंस बहुत ज़्यादा होते थे, तो दैट इज मेलोड्रामा। And 16th question, the term utopia designates the class of fictional writing। देखिए, यूटोपिया का मतलब ही होता है, यूटोपिया का ऑपोजिट वर्ड है डिस्टोपिया। ठीक है, यूटोपिया मतलब होता है अ प्लेस नोवेयर टू फाउंड। यूटोपिया को ये माना जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसांस, क्योंकि जिसमें मतलब है कि एवरीवन इज सेम, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। तो यूटोपिया और डिस्टोपिया का मतलब होता है नियर अबाउट हेल। तो यूटोपिया जो है ये दैट इज रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोसाइटी वे ऑफ लाइफ, सोसाइटल वे ऑफ लाइफ। तो एक ऐसी जगह जो कहीं भी नहीं पाई जाती, दैट इज यूटोपिया। तो दीज आर द क्वेश्चंस। ये वो लिटरेरी टर्म के 16 क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में आए थे। अब आप खुद ही देखिए, 125 क्वेश्चन में से जिसमें 17 राइटर्स हैं और उसके बाद 17 राइटर्स के हैं, ग्रामर है, उसके बाद भी 16 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स के आए। तो आप खुद ही सोचिए लिटरेरी टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी लैंग्वेज बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। तो ये ग्रामर की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बीच में इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं देती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मतलब कभी ना कभी उटपटांग लोग कमेंट करने के लिए आ ही जाते हैं। तो ये है कि भाई आप तेज़ कहाँ जाने की जल्दी है, तेज़ पढ़ा रहे हैं, ये है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसा है कि अगर किसी को ये चीज़ लग रही है तेज़ है, कुछ है, तो कोई आपको कंपेल थोड़ी कर रहा है कि आप किसी चैनल को देखिए ही देखिए। सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना, तो आपके पास इतनी चॉइसेस होती हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियरली सबसे ये कहना चाहूँगी कि YouTube पर आकर YouTube पर आकर किसी को भी ये अधिकार नहीं दे दिया कि आपके पास उंगलियां स्वतंत्र हैं तो आप कुछ भी जो है वो लिख कर जा सकते हैं। हम लोग कोई ये तो है नहीं कि कोई गिरे पड़े लोग हैं, मतलब समाज में इज्जत तो सभी की होती है और मेरी भी है। जब लोग मुझसे बाहर मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ ये है, सिंपल सी चीज़ है, वाई आर यू स्प्रेडिंग योर नेगेटिविटी? इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, गो अवे समवेयर एल्स। कहीं और जाइए जहाँ आपको बेहतर मिले। आप खुद भी नेगेटिविटी मत रखिए। नेगेटिविटी बहुत सारे रोगों को जन्म देती है, तो डोंट कीप एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। मेरा तो यही मानना है, नेगेटिविटी ना रखिए ना फैलाइए। नेगेटिविटी खुद के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। देखिए, स्पॉट द एरर। द डायरेक्टर, नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन लिंग्विस्टिक्स, आस्क्ड मी दैट आई वुड like to attend the national seminar। अब मैं आपको इसमें बताऊं कि जब डायरेक्टर नोइंग, अब आप सबसे पहले सोच रहे होंगे नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट, ये नोइंग क्या है? ये जो है द डायरेक्टर नोइंग, ये पार्टिसिपल है। ये जो शुरू हुआ है ना, ये पार्टिसिपल है। ये पार्टिसिपल का सब्जेक्ट दे दिया है द डायरेक्टर। कोई नोइंग मेन वर्ब में यूज ही नहीं होता है। तो नोइंग जो है दैट्स अ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन लिंग्विस्टिक्स आस्क्ड मी। आस्क्ड के बाद जो कंजंक्शन लगता है ये इनडायरेक्ट नरेशन है, या तो इफ लगता है या वेदर मोस्ट पर्टिकुलरली उन सिचुएशंस में लगता है जब और नॉट आ रहा होता है सेंटेंस के लास्ट में। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आस्क्ड मी, तो दैट हटाकर यहाँ लगा दीजिए इफ आई वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। टर्निंग टू द राइट, द टाउन हॉल एट वंस कैचेस। अगर हम टर्निंग टू द राइट से बोलते हैं, द टाउन हॉल टर्निंग टू द राइट, और द टाउन हॉल टर्निंग टू द राइट एट वंस कैचेस योर आइज। तो टाउन हॉल, अब अगर इसका सब्जेक्ट अगर हम टाउन हॉल बना देते हैं इस वाले पार्टिसिपल का, तो ये तो गलत हो गया। ये जो है मिसमैच्ड पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ लगा देंगे व्हेन टर्निंग, ए में लगाएंगे
व्हेन टर्निंग टू द राइट, कि जब मुड़ते हैं तो टाउन हॉल जो है वो एकदम से हमारी अटेंशन जो है वो कैच करता है। तो पार्टिसिपल होने की वजह से डेंगल्ड पार्टिसिपल नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ लगाया है व्हेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट दैट फी should be lowered were immediately supported by vast majority. The request, इसमें सब्जेक्ट है हमारा रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट दैट फी मस्ट बी लोअर्ड वर, फी यहाँ मस्ट बी भी था ये बीच में, मस्ट बी लोअर्ड वर इमीडिएटली। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सिंगुलर है तो यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज, तो कोई एरर है आपकी डी में। रिक्वेस्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट इन डेथ। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सम वेराइटीज नहीं है, यहाँ जेरेंड ही ये है ईटिंग, ईटिंग सम। अब जेरेंड जो है जब एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए ईटिंग सम वेराइटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट्स, तो यहाँ आएगा रिजल्ट्स इन डेथ। आफ्टर नेपोलियन had lost the Battle of Waterloo in 1815, he had been exiled to the island of Saint Helena. पहले नेपोलियन हारेगा, बाद में उसे एग्जाइल्ड किया जाएगा। तो जो काम पहले होता है पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनेट, और किसी और के द्वारा काम किया जाता है तो पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। तो आफ्टर नेपोलियन हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू ही वॉज एग्जाइल्ड, यहाँ वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनेट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी ऑलवेज कंप्लेन दैट प्राइसेस आर टू हाई एंड दैट वी वर नॉट गेटिंग आवर मनीज वर्थ। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, एक जनरल बात की जा रही है, तो यहाँ से ये प्रेजेंट में चल रहा था तो यहाँ आएगा आर नॉट। अरे now the next question is please rest for a while। प्लीज रेस्ट फॉर अ वाइल किसी को से रिक्वेस्ट करी जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। एंड व्हेन यू रेस्ट, जब आप रेस्ट करते हैं, आई विल टेक यू राउंड द गार्डन, ये जनरल हैबिट नहीं बताई जा रही है कि जब आप रेस्ट कर चुके होंगे, इट मीन्स यू हैव टेकन रेस्ट, तो मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा। तो यानी कि कोई एक्शन हो चुका होगा लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, तो यहाँ आएगा व्हेन यू हैव, एंड व्हेन यू हैव ये इसमें आएगा when you have taken rest, when you rest के यहाँ पर ये बी पार्ट में है, when you have rested या when you have taken rest, I'll take you round the garden to show you our new roses. Now question number 8, imagine a town which lacks not only phased growth but is burdened with unauthorized colony. Not only को जो फॉलो करता है वो but also करता है, खाली बट नहीं लगा सकते, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का कंजंक्शन जो है वो बनता है, तो यहाँ आएगा बट ऑल्सो इज बर्डन्ड। चाहे एक साथ ना भी लगाएं, पीछे भी लग रहा हो, लेकिन बट ऑल्सो आना जरूरी है। द मैनेजर आस्क्ड सुनील इफ ही वॉज फ्री टू गो ऑन टूर इमीडिएटली। तो मैनेजर ने पूछा, यहाँ बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट नरेशन है, इफ ही वॉज फ्री टू गो ऑन टूर, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दैट्स नो एरर। 60 years have passed since India became free। देखिए, जब सिंस कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं, तो इसीलिए सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये टाइपिंग एरर थी। इट इज ईजी, जब कभी भी सेंटेंस में इट इज ईजी, इट इज डिफिकल्ट आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, तो जेरेंड का नहीं। तो इट इज ईजी टू डिस्टिंग्विश
it is easy to distinguish this pen from that. When asked a question, he rose his hand to catch the teacher's attention. देखिए, rise and raise. raise का सेकेंड फॉर्म होती है raised, जिसका मतलब होता है टू एलिवेट, उठाना. ठीक है जी. राइज का मतलब होता है उठना, यानी कि किसी चीज, किसी लोअर पोजीशन से किसी अपर पोजीशन, हायर पोजीशन तक पहुंचना, उसका सेकेंड फॉर्म होगा रोज. ही रोज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन. और रेज जो होता है वो उठाना होता है, किसी चीज़ को, कोई सामान को उठाना, कुछ एलिवेट करना. तो ये कि रेज्ड हिज हैंड, ही रेज्ड अ क्वेश्चन. तो यहाँ आएगा व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन ही रोज हिज हैंड, नहीं, ही रेज्ड हिज हैंड. तो इसमें है आपका आंसर है बी. नाउ द नेक्स्ट वन इज द रीजन फॉर द ट्रेन बीइंग लेट was because the train was involved in an accident. तो इसमें है अगर किसी सेंटेंस, वैसे तो मुझे पूरा सेंटेंस ही अजीब सा लग रहा है. द रीज़न या द रीज़न वाई आता है तो उसके बाद दैट लगाते हैं, बिकॉज का यूज़ नहीं करते. द रीज़न, क्योंकि भाई जब द रीज़न बोल ही दिया तो बिकॉज लगाने की ज़रूरत क्या है. द रीज़न फॉर द ट्रेन बीइंग लेट वॉज दैट द ट्रेन वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट. पर द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, ये मतलब होना चाहिए था. ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल प्ले एट कार्ड, विल प्ले कार्ड्स. तो ये ही नेवर हैज़, दो तरीके के वर्ब्स आ रहे हैं. हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. तो इसका वर्ब तो लग रहा है मगर इसका नहीं लगा हुआ. तो ही नेवर हैज़ प्लेड एंड नेवर विल प्ले. तो ये ए पार्ट में आएगा, दैट इज आंसर ए. बॉयज स्टडी इन ऑर्डर दैट दे कुड अर्न देयर लाइवलीहुड. अगर कभी सेंटेंस बॉयज स्टडी अगर आ रहा है, जनरल वे में बोल रहे हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तो उसके साथ उसको जो फॉलो करता है वो आता है मे. We eat so that we may live. We eat in order that we may live. Past tense में होता है तो could लगाते हैं. तो इसीलिए यहाँ आएगा they may earn their livelihood. Would you please request him not to tear open the envelope without my consent? Would you please request him not to. ये जो to है ये infinitive वाला to है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो यहां आएगा नॉट टू टीयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर हिज यंग एज, द अचीवमेंट ऑफ द प्लेयर इज रियली एडमायरेबल एंड एप्रिशिएबल. कंसिडर का मतलब होता है कि देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कि कंसिडर, तो और जो है भी देखो उसकी, कंसिडर माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दो. कंसिडरिंग का मतलब होता है देखते हुए, यानी कि किसी चीज़ को देखते हुए. तो यहाँ आएगा, आंसर इज कंसिडरिंग, कंसिडरिंग हिज यंग एज. योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड. भाई स्टेटमेंट जो दिया वो पास्ट में दिया, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा. कि स्टेटमेंट जो दिया कि बैग पास्ट में मिला, तो यहाँ आएगा योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड दिस बैग. तो ये पास्ट में आएगा, इसीलिए यहाँ लगेगा फाउंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी इलेटेड इन द मोमेंट्स ऑफ सक्सेस और टू disconsolate in the moments of a failure are a sign of immaturity. बहुत ज़्यादा खुश होना सक्सेस में, बहुत ज़्यादा उदास होना मतलब फेलियर में, ये इमेच्योरिटी के साइन है. आप यहाँ देखिए टू बी इलेटेड इन द मोमेंट्स ऑफ सक्सेस, और यहाँ पे और लगा हुआ है. तो जब और लगता है तो इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगाया जाता है. तो ये दोनों इन्फिनेटिव्स हैं, सिंगुलर माने जाते हैं. तो एंड से नहीं जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, तो और के बाद सिंगुलर आ रहा है, इसीलिए यहाँ आर की जगह लगेगा इज.
द मैन हु वॉज किल्ड ही वॉज माई कज़न। द मैन से लेकर वॉज माई कज़न ये पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है। हु वॉज किल्ड ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है जो किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है। तो इसीलिए जब प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक और सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसमें ही का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक एवरी वन ऑफ दीज मेन आर इनकॉम्पिटेंट। अगर सब्जेक्ट में आपके सेंटेंस में एवरी वन, ईच वन ऑफ अस आ रहा है, उसके पहले कोई और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब सिंगुलर लगता है, तो यहाँ आएगा इज। ही वॉज रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 months स्टिल ही फेल्ड। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आता है तो वहाँ परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। चूँकि ये डायनेमिक वर्ब है, पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो ही हैड बीन रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 months। प्लीज बिलीव दैट मनी एंड पीस ऑफ माइंड डज नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन भी आप एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल माने जाते हैं, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं। तो मनी एंड पीस ऑफ माइंड, दो अनकाउंटेबल नाउन को आपने जोड़ा है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो यहाँ लगेगा डू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हु possess good qualities is bound to impress others। ही के हिसाब से लगाएंगे तो possesses होगा। he who possesses good qualities, तो इसमें आंसर होगा ए। तो बस ये हुए क्वेश्चंस। आज कुछ थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से मुझे इस तरीके से बिना स्लाइड शो के दिखाना पड़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। गला ठीक हो जाएगा तो कल मिलूंगी बहुत, नहीं तो वैसे भी कोशिश तो करूँगी मिल ही लूँ। बाय बाय फॉर टुडे एंड गुड नाइट।